हेलो स्टूडेंट्स, मैं शादी को डबल थोड़ा मुश्किल का समय है। क्लासेस रेगुलर में भी नहीं हो पा रही है, लेकिन पढ़ने के बहुत सारे मीडियाज हैं, बहुत तरीके हैं। यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन क्लासेस है। आपके कॉलेज में तो ऑनलाइन क्लासेस चलने की स्टार्ट हो चुकी है, पर है थोड़ी सी मुश्किल सवाल की होगी कि आवाज साफ नहीं पहुंच रही होगी। टेस्ट बुक से है, बस आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हमें ये पढ़ना है। थोड़ी सी मुश्किल प्रॉब्लम्स आती है, सॉल्व की जाएगी। हमें भी इस बात का अफसोस है कि आपसे फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे। कोई बात नहीं, बेस्ट विशेस। हम कोशिश करते रहेंगे एक रेगुलर तरीके से पढ़ाने की। अब हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरुआत के चैप्टर से। 12th क्लास का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस भी दिए हैं जिसमें आविष्कार कॉन्सेप्ट आविष्कार में थोड़ा सा पॉइंट आउट किया था। ज्यादा आविष्कार दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम काफी वेस्ट होगा, लेकिन आपको बैड रूप से ये जाने पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जो कैसे क्रिएट होता है, कैसे उत्पन्न होता है, यह मैं आपको पहले बता दिया था। अभी फिलहाल अगले टॉपिक्स के लिए एक चार्ज को कंसिडर करके चलिए। आज का हमारा टॉपिक होगा कूलॉम का नियम, कूलॉम्स फोर्स, कूलॉम का बल। कहां पर एक कूलॉम का फोर्स एक्ट होता है? जब बलों की बात आती है तो बहुत सारे फोर्सेस हमारे दिमाग में आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, too many forces are there. Coulomb force is one of them. Coulomb का जो बल है वो भी उनमें से एक है, which acts between the charged objects, जो आवश्यक पिंडों के बीच, आवश्यक वस्तुओं के बीच लगता है। और बिल्कुल सिमिलर है, उसी तरीके से है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम दो द्रव्यमान वस्तु लेके चले, वैसे हर एक वस्तु में द्रव्यमान होता है, ये तो आपको पता होगा। कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो विदाउट मास हो, बगैर द्रव्यमान का हो। इवन दैट हमारा जो आवश्यक होता है वो भी द्रव्यमान को कंसिस्ट करता है। जो आवश्यक वस्तु होती है उनमें कूलॉम का बल भी कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करता है, जिसे कहते हैं वैद्युत स्थितिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। बस हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स होता है वो ग्रेटर वैल्यू का होता है, इतना फर्क है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो थोड़ा स्मॉलर वैल्यू का होगा। तो सिमिलर होता है टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अगर हम एक मास ऑब्जेक्ट लेके चले m1, दूसरा मास ऑब्जेक्ट लेके चले m2, आप कॉपी पर हर एक पॉइंट को नोट करते जाओ। पढ़ाने की स्पीड बहुत फास्ट नहीं रखेंगे, शॉर्टकट में आप नोट करते जाइए। बात रिपीट हो तो उसे दोबारा से सुन लीजिए। तो जैसे दो द्रव्यमान हो गए, एक m1 मास हो गया, दूसरा m2 मास हो गया। अगर वो किसी सेपरेशन पे किसी दूरी पर रखे हुए, r दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनमें गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण का बल होता है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की ओर खींचते हैं इसी फोर्स की वजह से। ये कभी भी रिवर्सिव नेचर का नहीं हो सकता, कभी भी प्रतिकर्षण का नहीं होगा। ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके अनुपाती होता है? ये अनुपाती होता है मासेस के द्रव्यमानों के प्रोडक्ट की। बस एक वस्तु का द्रव्यमान और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान के मल्टीप्लिकेशन के अनुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एम प्रपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर। ये दो स्टेटमेंट हैं जो ड्यूलर्स ने पॉइंट आउट किए थे अपने एक्सपेरिमेंटल लॉस में। इन द सेम मैनर हमारा कूलॉम्स लॉ भी कुछ ऐसा ही है, बस फर्क इतना है, यहां पर हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स लेके चलेंगे, आवश्यक वस्तु लेके चलेंगे, लेकिन स्टेटमेंट तो है ही है। निर्वात में स्थित हम निर्वात लेके चले या कोई माध्यम लेके चले, फिलहाल हम स्टेटमेंट लेके चलेंगे निर्वात के लिए। निर्वात में स्थित किन्हीं दो आवश्यक वस्तुओं के बीच, चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो वैद्युत बल होता है, वो वैद्युत बल प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जो भी आवेश होंगे उन आवेशों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के, उन आवेशों के जो वैल्यूज होगी, वैल्यूज से मतलब हमारा ये है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो हमें नेगेटिव साइन नहीं लेना, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। तो आवेशों के जो मान होते हैं उन मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इस F प्रोपोर्शनल Q1 का मॉडुलस इनटू Q2 का मॉडुलस, पहले आवेश का मान इनटू दूसरे आवेश का मान, और व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के, दिस F प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल एक जैसा, जैसे ये है वैसे ये है, दे आर सिमिलर। वहां पर मासेस है तो यहां पर चार्जेस है, वहां पर दूरी है तो यहां पर भी दूरी है। इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप मिला दें, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर मिला दें, देन वी विल ऑब्टेन F प्रोपोर्शनल Q1 का मॉडुलस इनटू Q2 का मॉडुलस अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल फाइल को पहले तो हमें एक कांस्टेंट लाना होगा, यहां पर जो कांस्टेंट होगा दैट इज, हम उसको सिंपल वे में F इक्वल टू अभी के ई लिख लेते हैं। ई मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 मॉडुलस इनटू Q2 मॉडुलस अपॉन आर स्क्वायर। इट इज नॉट Coulomb's force, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बस इतना फर्क होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है जब आवेश वाले रेस्ट पोजीशन में हो, विराम में हो, तो उनमें जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स तब होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन दोनों ही, हम दोनों को एक जैसा भी मान सकते हैं, तो चाहे आप उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कह लो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लो। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, F इक्वल टू कांस्टेंट हो गया के ई, Q1 का मॉडुलस इनटू Q2 का मॉडुलस अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जो के ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसको एक नए कांस्टेंट में यूं लिख सकते हैं, हियर के ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के के प्लेस में इतना कांस्टेंट लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, डॉट कह लो या जीरो, ये जीरो लगा हुआ है, एप्सिलॉन जीरो, जो वैक्यूम का एक कैरेक्टर है, एक गुण होता है जिसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की, नोट करते जाइए आप, निर्वात की वैद्युतशीलता। इंग्लिश में डाल देते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक मैग्नेटिक होती है, वो मैग्नेटिक लाइन्स में होती है, ये इलेक्ट्रिकल लाइन्स में होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है ऑफ द फ्री स्पेस। वैक्यूम कह लो, हम इवन दैट एयर भी कह सकते हैं। वैसे वैक्यूम के लिए ये जो एप्सिलॉन नॉट होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगा दैट इज 8.85। आगे और भी डेसिमल प्लेसेस की डिजिट्स हैं और भी अन्य होने, हमें ज्यादा कंसीडर नहीं करना,
दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया, 8.85 into 10⁻⁻12 यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की निर्वात के वैद्युतशीलता की। तो एक नंबर का क्वेश्चन कल के बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है, इसका बार और मात्रक लिखिए। तो वैल्यू ये हो गई, दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द यूनिट कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू यहां पे पुट करें के में वी विल ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा, इसको रफ कर देते हैं यहां पर। Therefore k यहां वैल्यू पुट करें 4 into पाई की वैल्यू पुट करें 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें 8.85 into 10⁻⁻12। इस पूरे को सिंपलीफाई करें, then we will obtain 9 into 10⁻9। हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 9 into 10⁻9 किसकी वैल्यू है, इट इज द वैल्यू ऑफ के जिसको आप बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं। द इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स बेस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने जब सिंपलीफाई किया तो कितना मिला 9 into 10⁻9। यहां पर ये बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू हमें मिली है 9 into 10⁻9, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट एंड द यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यूज तो हम न्यूमेरिकल्स में लेके चलेंगे। अभी फिलहाल फार्मूले में जो हमने के लिखा हुआ है उसके प्लेस पर हम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें, देन हमें क्या रेंज मिलेगा, हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज f इक्वल टू k के प्लेस पर लिखे बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 का मॉडुलस इनटू q2 का मॉडुलस अपॉन r स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वो वैद्युत बल हो गया जो दो आवेशित पिंडों के बीच में, आवेशित कणों के बीच में कार्य करता है। हम इस फॉर्मूले में बेस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एक सिंपल न्यूमेरिकल्स से लेके कुछ कठिन न्यूमेरिकल्स भी हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल्स लॉन्च किए हैं, डाउनलोड किए हैं। आप पूरे न्यूमेरिकल पोर्शन को आप अलग से देख सकते हो। वैसे बीच बीच में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी लेके चलेंगे, जो फॉर्मूला बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स भी लेके चलेंगे जिससे हमको फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हमारे दोनों आवेश वैक्यूम में रखे हो या एयर में रखे हो। लेकिन बात थोड़ी सी तब बदल जाती है जब आवेश को किसी माध्यम में ले लें। अब कोई कंपल्सरी तो है नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आवेशों को निर्वात में रखें या हमेशा आवेश को इस एयर में रखें। आवेश को किसी माध्यम में भी ले सकते हैं, जैसे पानी में ले ले, ग्लास में लेके चलेंगे या किसी और माध्यम में। तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा और कितना हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, तो ये डिपेंड करेगा उस माध्यम का। एक कैरेक्टर होता है, एक गुण होता है जिसे हम बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाधा के परावैद्युतांक हुआ करते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर हुआ करता है जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स को डिक्रीज करता है, वैद्युत बल्लेगा को घटाता है। अगर हम आवेशों को किसी के परावैद्युतांक के माध्यम में लेके चले, इन दोनों आवेशों को किसी हमने एक ऐसे माध्यम में ले लिया जिसका परावैद्युतांक k है, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उस माध्यम में वो घट जाता है, कम हो जाता है, और घट करके वैक्यूम में जो फोर्स लगता है, जो एयर में फोर्स लगता है, उसका बराबर के टाइप से रह जाता है, 1/k गुना बेस
मीडियम में हमने लिखा एफ मीडियम, एफ का फोर्स acting on the charges when they are placed in the medium, जब वो किसी माध्यम में रखे हो। तो एफ मीडियम का जो होता है एफ एयर, एयर में जो भी फोर्स लगेगा उसका बराबर के टाइम्स, बराबर डिवीजन तो हो गया कि दिस वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो बाद में वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता है, आवश्यक वस्तुओं के बीच जो बिंदु पे लगता है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। अगर इस के की वैल्यू, इस बात को हम पॉइंट आउट करें और के को हम इस ऊपर वाली क्वेश्चन में लेके चले, बाद में फोर्स का फॉर्मूला लिखे, तो हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट, हम लिखेंगे देयरफॉर किसी माध्यम में, सेंटेंस आप लिख लीजिएगा, किसी माध्यम में जिसका परावैद्युतांक के है, उस माध्यम में लगने वाला मैग्नेटिक बल F इक्वल टू बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यह के नीचे आ जाएगा, Q1 का मॉडुलस इनटू Q2 का मॉडुलस अपॉन R स्क्वायर। क्या फर्क है दोनों फॉर्मूले में? ये वैक्यूम के लिए है, ये किसी माध्यम के लिए। वैक्यूम के लिए अगर आप देखें, कंपैरिजन करें, तो वैक्यूम के लिए यहां पर हमने के लिखा, दिस फॉर द वैक्यूम के की जो वैल्यू होगी वो 1 लेके चलते हैं डेरिवेटिव में। एयर में भी लगभग 1 होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, ये फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए है। एंड फॉर एयर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एयर के लिए, इट इज के इक्वल टू 1.008। तो हम उसको भी लगभग 1 के बराबर लेके चल सकते हैं। तो जो हमारे मीडियम का फोर्स है, एमिटर लिख लेते हैं, मीडियम में जो फोर्स होता है वो एयर से कम होता है। यहां पर एक टर्म आया, इसको थोड़ा सा आपको और पॉइंट आउट कर दें। यहां पर एक टर्म है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, यहां सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है, यहां पे एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो एप्सिलॉन नॉट जो के का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नई वैल्यू मिलेगी जिसे हम कहेंगे एप्सिलॉन, एक नया टर्म मिलेगा जिसे नाम देंगे हम एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। उस माध्यम की वैद्युतशीलता जो माध्यम लेके चल रहा है उसकी। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, दीवार की वैद्युतशीलता निश्चित होती है, कितनी वैल्यू बताएगी आपको? 8.85 into 10 to the power minus 12। लेकिन किसी माध्यम की वैद्युतशीलता होती है वो फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ की। अगर दीवार की वैद्युतशीलता को आप कैसे मल्टीप्लाई कर दो कि मतलब ये माध्यम का परावैद्युतांक, तो हमें उस माध्यम की वैद्युतशीलता निकल के आएगी। तो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज नॉट फिक्स्ड, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ की। लेकिन इस फॉर्मूले से हम के को डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ के। करके बोर्ड का एक पेपर पूछा जाता है कि किसी माध्यम के परावैद्युतांकों को डिफाइन करो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको आप पीयूष बोलते हो, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करो। तो इसी फॉर्मूले से हम के को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिस क्या डेफिनेशन होती है आप बना सकते हो। ये होगी माध्यम की वैद्युतशीलता, ये होगी निर्वात की वैद्युतशीलता, ये होगा माध्यम का परावैद्युतांक। तो किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहा जाता है, रेशियो। तो इट इज रेशियो, ये इसकी डेफिनेशन होगी। मात्रक लेके चलेंगे तो के का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट एक जैसी होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन वैल्यू ग्रेटर देन 1, हर एक माध्यम के का जो मान होता है वो 1 से ज्यादा होता है। फॉर वाटर, पानी के लिए के का मान 80 होता है। डिफरेंट मीडियाज में के मान अलग अलग होंगे। तो ये दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपको ये भी पता होगा बल एक सदिश राशि है, तो ये जो बल की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी?
दोनों आवेश में जो बल कार्य कर रहा है वो क्या बराबर बल होंगे, डिफरेंट वैल्यूज पे होगी। तो कॉमन बात है, जितना फोर्स Q1 चार्ज Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 चार्ज Q1 पे लगाएगा। भले ही Q1 और Q2 की वैल्यूज अलग अलग है, बट द फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम विल बी इक्वल। आवेश ये बलों के बाद बराबर होंगे। किस दिशा में लगेंगे? क्या Q1 Q2 को अपनी ओर खींचेगा या Q1 Q2 को परे धकेलेगा? तो इसको भी हमें थोड़ा सा फाइंड आउट करना है। ये डिपेंड करता है इनकी प्रवृत्ति पर। अगर दोनों लाइक चार्ज है, लाइक ऑफ द सजाती है, जैसे दोनों धनावेश हो या दोनों ऋणावेश हो, तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे अगर Q1 को पॉजिटिव लेके चले, Q2 भी पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 में फोर्स लगाएगा, उसको प्रतिकर्षित धकेलेगा बाहर की ओर, इधर को फोर्स लगेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। आगे चल के आपको बताएंगे जो Q2 पे लगने वाला फोर्स है, जो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, Q1 की वजह से, इस फोर्स को लिखते हैं हम वेक्टर F21। 21 का मतलब फोर्स एक्टिव होता है चार्ज Q2 due to Q1। इसी तरह से Q2 जो होगा Q1 को रिपल करेगा, फोर्स की डायरेक्शन बाहर को होगी, इस फोर्स को लिखेंगे वेक्टर F12। ये उस कंडीशन में जब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हो। सपोज कर ले चार्ज पॉजिटिव है प्लस Q1, दूसरा चार्ज नेगेटिव है माइनस का Q2, तो Q1 Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और Q2 Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ट हो जाएगी अंदर की ओर। इसको बोलेंगे वेक्टर F21 इनसाइड, ये वेक्टर F12 इनसाइड। तो दिस वाज अ concept about the Coulomb's force. Thanks a lot for the reason.